हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में, जिसमें कि रात को खर्राटे आते हैं, सांस रुक जाती है और सांस रुकने की वजह से बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल पाता है। तो ये वीडियो मैं मेनली पेशेंट्स के लिए बना रहा हूँ और हेल्थ केयर वर्कर के लिए बना रहा हूँ, ताकि वो सेंसिटाइज हो सकें ओएसए को पहचानने में और पेशेंट को सही जगह रेफर करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए नींद क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बता दूं, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि आदमी 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे सोता है। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो अपनी लाइफ का लगभग एक चौथाई से एक तिहाई हिस्सा पेशेंट सोने में गुजारता है। और ये सब एज पे डिपेंड करता है, हमें कितने घंटे की नींद चाहिए ये एज पे डिपेंड करेगा। आप देखते होंगे कि छोटा बच्चा होता है, वो मैक्सिमम टाइम सोता है, वो बस दूध पीने के लिए उठता है, बाकी फिर सो जाता है। तो देखा जाए तो वो 16 से 18 घंटे बच्चा सोता है और 4 से 6 घंटे जागता है, जिसमें कि वो सूसू करेगा, पोटी करेगा, दूध पिएगा, फिर सो जाएगा। जैसे जैसे बड़े होते हैं नींद की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो जो एडल्ट होते हैं उसमें मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। और जो ओल्ड एज हो जाते हैं अबव 65, उनमें हमें नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जैसे किसी को 5 घंटा, किसी को 6 घंटा, किसी को 7 घंटा। तो इस तरह से ये एज वाइज डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना सोना चाहिए। लेकिन हर पेशेंट की या हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 घंटे है, तो मैं 6 घंटे सो के भी फ्रेश फील करूंगा। किसी किसी की 8 घंटे होती है, किसी किसी की 10 घंटे होती है। अगर 10 घंटे से कम सोएगा तो उसको फ्रेशनेस फील नहीं होगी। तो रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है। पर ऑन एवरेज एक हेल्दी इंसान की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 6 से 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए, ताकि उसको रिफ्रेश हो सके। तो अगर हम पूरी नाइट की स्लीप को देखें तो स्लीप दो टाइप की होती है। एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग, जिसमें कि हमारी आंखों का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। ये 3 टाइप की होती है: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जो स्टेज 1 होती है वो सुपरफिशियल नींद होती है, इसको बोलते हैं कच्ची नींद। आप थोड़ी सी आवाज करोगे, जो आदमी है वो उठ के बैठ जाएगा। सुपरफिशियल नींद। स्टेज 2 मीडियम साइज। जो स्टेज 3 होती है वो डीप स्लीप होती है, कहते हैं घोड़ा बेच के सोना। पेशेंट को, सॉरी, आदमी को उठाओगे तो आसानी से नहीं उठेगा। डीप स्लीप होती है, इसमें अच्छे अच्छे सपने आ रहे होते हैं, मीठे मीठे सपने आ रहे होते हैं। तो ये डीप स्लीप बोलते हैं, स्टेज 3। फिर एक होती है रैपिड आई मूवमेंट, बोलते हैं आरईएम। ये नींद पक्की भी होती है, लेकिन इस नींद में जो मसल्स होती हैं उसके फंक्शंस कम हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिया। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं, आप उनका हाथ उठा लो, पैर उठा लो, पूरा उठा लो, बड़ा ढीला छोड़ देते हैं। तो इसमें मसल्स का जो एक्शन होता है वो कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें गंदे गंदे सपने आते हैं, विविड ड्रीम्स। किसी ने मार दिया, पीट दिया, चाकू मार दिया, इस तरह से गंदे गंदे सपने आते हैं। तो ये होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये भी जरूरी होता है। ओके। तो जब ये जो स्टेज है, ये एक साइकिल बन जाती है। तो जैसे पेशेंट मान लो कोई जगा हुआ है, तो पहले N1 में जाएगा। N1 मतलब स्टेज 1, जो नॉन रैम स्लीप है उसकी स्टेज 1। फिर स्टेज 2 में जाएगा, स्टेज 3 में जाएगा, फिर रैम स्लीप में जाएगा। उसके बाद में फिर साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी। तो अनुमान 4 से 5 साइकिल पूरी नाइट में होती है। और एक साइकिल लगभग 90 मिनट की होती है, 1.5 घंटे की होती है। और 4 से 5 होती है, इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद होती है। अब इसमें अलग अलग फेज अलग अलग समय के लिए होती है। जैसे जो N1 होती है सुपरफिशियल नींद, वो केवल 5% होती है। जो N2 होती है, जो बीच की नींद होती है, बहुत सुपरफिशियल भी नहीं, बहुत डीप भी नहीं, 50% आधी होती है। और जो डीप स्लीप होती है, इसमें मीठी मीठे सपने आते हैं, घोड़े बेचने वाली नींद, वो होती है 15%। और जो रैम स्लीप होती है, जिसमें कि मसल्स टोन चली जाती है, ये होती है 25%। तो एक चौथाई रैम स्लीप और 3/4 नॉन रैम। इस तरह से साइकिल चलती जाती है। ये
जो साइकिल होती है ये भी डिपेंड करती है एज वाइज। जो बच्चा होता है अपने 24 घंटे का 1/3 अवेक रहता है, 1/3 में रैम होती है, 1/3 में नॉन रैम। जैसे जैसे बड़े होते हैं जगना ज्यादा होता है, नॉन रैम कम हो जाती है, रैम और भी कम हो जाती है। ओल्ड एज में जगना ज्यादा होता है, नॉन रैम लगभग उतनी रहती है, रैम साइकिल कम हो जाती है। तो जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है रैम स्लीप कम हो जाती है और नॉन रैम भी कम होती है, लेकिन उतनी कम नहीं होती। तो ये इस तरह से एज पे भी डिपेंड करती है। तो अगर पूरी रात में हम ये साइकिल देखें किस तरह चलती है, तो इसको बोलते हैं हिप्नोग्राम। नॉर्मल स्लीप कैसे होती है? पेशेंट जब रात में स्टार्ट करता है सोना, जैसे मान लो 10 बजे पेशेंट सो जा रहा है, तो सबसे पहले N1 आएगी, फिर N2 आएगी, फिर N3। देखो ये N3 है, कितनी लंबी है। तो रात में जब पेशेंट सॉरी आदमी सोता है तो डीप स्लीप ज्यादा होती है। जैसे जैसे रात कम होती जाती है डीप स्लीप कम होती है। देखो सुबह के टाइम में डीप स्लीप है ही नहीं, ये डीप स्लीप है, ये बस सबसे नीचे है डीप स्लीप। तो डीप स्लीप है ही नहीं, लेकिन आरएम बढ़ती जाती है। देखिए आरएम पहले जब पेशेंट सोया था, आदमी सोया था तो कम थी, फिर थोड़ी सी और कम हुई, फिर बढ़ी, बढ़ी, ज्यादा बढ़ गई। तो कहना मतलब ये है कि जब आदमी सोता है रात को तब उसकी डीप स्लीप ज्यादा होती है, N3 ज्यादा होती है। जब सुबह के टाइम में रैम ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये नॉर्मल हिप्नोग्राम होता है। अलग अलग आदमियों का अलग अलग होता है। अब नींद जरूरी क्यों है? कोई कहे कि अब मैं नहीं सोऊंगा क्या होगा मेरा। नींद बहुत जरूरी, क्यों जरूरी है? जिसमें बताया था कि दो फेज होते हैं, रैम स्लीप, नॉन रैम स्लीप। नॉन रैम क्या करता है? ये मेनली हेल्थ रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो हैंडल करता है। जैसे रिकवरी, हम दिन भर में कितना काम करते हैं, तो हमारे जो शरीर के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं। मान लो हम चल रहे हैं तो वो कुछ टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो उसकी जो रिकवरी होती है वो स्लीप में ही होती है। जब रिकवरी अच्छी होती है तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है। जो पेशेंट कम सोते हैं उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होती है। फिर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारी लंबाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये भी नॉन रेम स्लीप में ज्यादा निकलता है। नॉन रेम स्लीप कब होती है? रात को पहले प्रहर में, फर्स्ट जो 1/3 नाइट होती है उसमें नॉन रेम स्लीप ज्यादा होती है, जो लास्ट की होती है रैम ज्यादा होती है। तो ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट नाइट में ज्यादा होता है, फर्स्ट फेज ऑफ नाइट में ज्यादा होता है, जो कि लंबाई में काम आता है। तो ऐसा देखा गया है जो बच्चे रात को लेट सोते हैं, कोई मान लो 11 बजे सो रहा है, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की हाइट कम रह जाती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है। इसलिए हमें हमेशा टाइम पे सोना चाहिए, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा तो हाइट कम रह जाएगी। रैम स्लीप कम कैसे काम आती है? जैसे नॉन रैम थी वो तो फिजिकल हेल्थ में, रैम आती है मेंटल हेल्थ। दिन भर में जितना हम लोग अच्छा भरा बुला जो भी सोचते हैं उसकी ये रात को प्रोसेसिंग करता है कि हमने क्या सोचा, हमने अच्छा सोचा, खराब सोचा, क्या सोचना था, क्या नहीं सोचना था, पूरी प्रोसेसिंग सोचता है। जो अच्छी चीज होती हैं उसको मेमोरी में डाल देता है, जो खराब चीज होती हैं उसको ये हटा देता है। तो ये मेमोरी में काम आता है। तो स्पेशली जो बच्चे या जो आदमी कम सोते हैं रात को उनकी मेमोरी भी कम हो जाती है। तो मैं ध्यान रखना है कि आप अगर अलार्म लगा कि सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, या सुबह पहर में नींद नहीं आती है, ऐसे बच्चों की लर्निंग और मेमोरी कम होने के चांस रहते हैं। दूसरा है ऑप्टिमल इमोशनल एंड मेंटल फंक्शनिंग। जब रैम स्लीप कम हो जाती है तो पेशेंट का मेंटल स्टेटस भी ढंग से नहीं होता है। तो पेशेंट पेशेंट क्या, जो आदमी है जिनकी रैम स्लीप कम होती है वो ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि इसकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ कम हो जाती है। फिर ऑप्टिमल कॉग्निशन परफॉर्मेंस, जो टास्क होते हैं जिसमें कि इंटेलिजेंस चाहिए, दिमाग चाहिए, स्किल काम होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर रैम स्लीप कम ना हो। तो हमारे लिए दोनों फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रैम फिजिकल हेल्थ के लिए और रैम वाली जो होती है वो मेंटल हेल्थ के लिए।
दोनों ही स्लीप इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है? जो हमारा जो गला होता है वो चोक हो जाता है, मतलब जैसे किसी ने गला दबा दिया हो इस तरह। तो ये क्यों होता है? अगर इसकी हम एनाटमी पे जाएं, इसमें देखिए ये जीभ होती है, टंग होती है, ये टंग की मसल होती है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्लॉसल मसल। ये पैलेट होता है, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, इसको सॉफ्ट पैलेट। अगर किसी की ये मसल्स कमजोर हैं तो रात को सोते समय ये गला बंद कर देती हैं, ये वाला पोर्शन। इसे जिद नॉर्मल है। अगर किसी का मसल्स वीक हो जाती, कोई मान लो ओबीस है, कोई मोटा आदमी है, उसकी मसल्स ज्यादा होती हैं लेकिन वीक होती हैं, तो ऐसे में रात को सोते समय गला चोक हो जाता है, रात में ही होता है। तो इससे क्या है कि जो एयर जा रही थी हमारे नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू, वो जा नहीं पाती फेफड़ों के अंदर। जब फेफड़ों में हवा नहीं जाएगी तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ओके। अगर 10 सेकंड के लिए हवा कंप्लीट रुक जाती है तो उसको बोलते हैं एपनिया। तो एपनिया क्या होता है कि 90% फ्लो कम हो जाए, जो 90% तक कम हो जाए फ्लो 10 सेकंड के लिए, इसको बोलते हैं एपनिया। मतलब 10 सेकंड के लिए कंप्लीट सांस रुक गई, 90% तक सांस रुक गई। हाइपोपनिया क्या होता है कि 30% फ्लो कम हो जाए, जो नॉर्मल सांस 100% जा रही है वो 30% कम हो जाए 10 सेकंड के लिए। और सांस कम होने की वजह से या तो नींद खुल जाए, अराउजल हो जाए, या ऑक्सीजन सेचुरेशन 3% कम हो जाए। जो नॉर्मल सेचुरेशन होता है वो 97 98 इस तरह से होता है, तो 3% अगर सेचुरेशन गिर जाएगा उसको बोलते हैं हाइपोपनिया। तो एपनिया कंप्लीट सांस का रुक जाना, हाइपोपनिया 30% तक फ्लो कम हो जाना, साथ में नींद खुल जाना और सेचुरेशन कम हो जाना। तो इससे प्रॉब्लम क्या है ओएसए से? या तो हमारी नींद बार बार खुलेगी या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा शरीर। ओके। जब एपनिया हाइपोपनिया बार बार होगा, मतलब ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो क्या क्या होगा? एक तो नींद टूटेगी बार बार, क्योंकि मान लो किसी को मान लो गला चोक हो गया, सांस नहीं आ रही है, तो कब तक सांस नहीं आएगी? ओके। 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड। अगर सांस बहुत देर तक रुकी रहेगी तो हमारी नींद खुल जाएगी, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर नींद नहीं खुलेगी तो पेशेंट सोते सोते ही एक्सपायर हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए नींद खुल जाती है। अगर नींद नहीं खुलेगी तो जो हमारी थोरेक्स की मसल है वो कोशिश करेंगी खुलने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गला दबा के देखिए तो हमारी मसल तेज चलेंगी तो हमारा गला खुल जाए। उससे क्या होगा कि जो हमारा थोरेक्स का प्रेशर है वो नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वो खोलने की कोशिश करेगा, पुश करेगा गले को कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन है, खुल जा। तो क्या होगा कि एक तो नींद टूटेगी, स्लीप फ्रेगमेंटेशन होगा, शरीर को ऑक्सीजन कम मिलेगी, इसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, और जो थोरेसिक प्रेशर है वो नेगेटिव में बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी? अगर नींद टूटेगी बार बार तो नींद पूरी नहीं होगी, दिन में नींद ज्यादा आएगी, और नींद ज्यादा आने की वजह से दिन में थकान रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगी, और एक्सीडेंट का कॉज बन जाएगा। जैसे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि झपकी आने से एक्सीडेंट हुआ। तो झपकी क्यों आती है गाड़ी चलाते चलाते? क्योंकि रात में वो सोया नहीं रहता है। ऐसे पेशेंट को वैसे होता है, रात में सो नहीं पाते हैं, नींद टूटती है, और दिन में नींद आती रहती है, इसमें एक्सीडेंट हो सकता है। कमाल की बात यह है कि ये पेशेंट को नहीं पता होता है कि रात को मेरी सांस अटकती है। वो क्या कहेगा, खर्राटे आते हैं बस। तो सांस रुकती नहीं रुकती है कैसे पता लगेगा? या तो पेशेंट का जो हस्बैंड वाइफ है वो बताएगा, या फिर स्टडी होती है, मैं बताऊंगा आगे, उससे पता लगता है। पेशेंट को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगा, तो बॉडी के सभी अंगों को ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। उससे क्या होगा कि अगर ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा तो जो कॉग्निटिव फंक्शन है, इंटेलिजेंस में चाहिए, वो कम हो जाएगा। अच्छे से हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इरिटेशन होगी। अगर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आने के चांस होंगे, सीएडी, हार्ट फेल हो सकता है, अरिथमिया, और हमें स्ट्रोक आ सकता है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, जिसे लकवा मार जाना बोलते हैं। ओके। और क्या हो सकता है? डायबिटीज हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है।
तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। ओके। हाइपर कोagulability, थक्का जम सकता है खून का। तो ये सब प्रॉब्लम होती है एक ओएसए पेशेंट में। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, पेशेंट को किस तरह के सिम्टम्स आते हैं? तो इसमें नाइट टाइम सिम्टम होते हैं जो रात को होते हैं, और दिन में सिम्टम्स अलग होते हैं। रात में क्या क्या होता है? पेशेंट को स्नोरिंग होती है, खर्राटे आते हैं बहुत जोर के, इस तरह के खर्राटे आते हैं। पेशेंट की सांस रुक जाती है। ओके। और बार बार पेशेंट की नींद खुलेगी, तो यूरिनेशन ज्यादा आता है। तो पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे कई बार उठना पड़ता है बाथरूम जाने के लिए, यूरिन जाने के लिए, पेशाब जाने के लिए। तो अगर पेशाब की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो हमें ओवैसे सोच सकते हैं। इरेगुलर ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, वही जो सांस रुक जाती है। तो जो हस्बैंड वाइफ होता है किस तरह कहता है कि पेशेंट की अचानक सांस से रुक जाती है और झटके से उठते हैं, सांस रुक जाएगी, एकदम से ऐसे उठेंगे एकदम से। तो इस तरह से होती है इरेगुलर ब्रीदिंग। ओके। तो पार्टनर बताएगा जब सांस रुक जाती है, पसीने ज्यादा आना, इंक्रीज खांसी हो जाना। इसकी वजह से जब पेशेंट ढंग से सोएगा नहीं तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी होता है, पेशेंट अच्छे से सेक्सुअल कम हो जाता है, पाल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये नाइट साइड सिम्टम होते हैं। इस तरह के सिम्टम यूजली स्पाउस बताता है, पेशेंट का हस्बैंड वाइफ बताता है। डे टाइम में क्या होगा? रात को नींद नहीं आएगी ढंग से, तो पेशेंट को दिन में नींद ज्यादा आती है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग, बैठे बैठे सो जाएगा ऐसे करके। पेशेंट पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते सो जाएगा। कुछ लोग तो गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। पेशेंट काम करते करते सो जाते हैं, आपसे बात करते करते सो जाएंगे। फीलिंग टायर्ड, थकान रहेगी, फटीग रहेगा, सर में दर्द रह सकता है, पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है, पेशेंट को याद नहीं रहेगा, मेमोरी लॉस, याद नहीं रहता कुछ भी, हाई बीपी, डिप्रेशन, एंजाइटी, लर्निंग डिफिकल्टी, बच्चा है मान लो, वो उसको कुछ सीख नहीं पा रहा है, उसकी जो जो लर्निंग एबिलिटी वो कम हो जाती है। तो ये सिम्टम्स आते हैं ओएसए के। रिस्क फैक्टर क्या है? क्या सभी में ओएसए होता है? नहीं, कुछ लोगों में ओएसए होता है जिसके रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ओबेसिटी, मोटापा। अगर कोई मोटापा है तो उसमें ओएसए होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जिसकी नेक साइज ज्यादा है, मोटी गर्दन है, ओके, मान लो किसी की 40 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी गर्दन है, तो ऐसे पेशेंट में ओएसए होने के चांस ज्यादा रहते हैं। 17 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा है, ज्यादा रहते हैं। किसी को अगर टॉन्सिल्स है, अगर किसी को टॉन्सिल्स हैं तो ऐसे पेशेंट में ओएसए होता है। ऐसे पेशेंट जिनका कि जबड़ा अंदर की तरफ चला गया है, इस तरह से जिस जबड़ा अंदर चला गया है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्नेथिया। तो ऐसे पेशेंट में जब जबड़ा अंदर चला जाता है तो जो टंग मसल पीछे की तरफ हो जाती है और ये गला बंद हो जाता है, तो रेट्रोग्नेथिया। इसके दांत बाहर निकले हुए हैं, जिसको इसका मैंडिबल बाहर है, जो बाहर निकल आता है मैंडिबल, उसमें भी ओवैसी होने चांस रहता है। इसको बोलते हैं प्रोगनेथिया, इसमें ठुड्डी बाहर निकली हुई है। ऐसे पेशेंट में ओवैसी के चांस ज्यादा रहते हैं। और क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं इसमें, मैंने बता दिया कि मोटापा होता है, नेक साइज होती है, मेल में ज्यादा होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू महिला, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनमें ये वाली ओबेसिटी ज्यादा रहती है, गले वाली। फिर जेनेटिक फैक्टर, जो मतलब घर में ही सबको है तो बच्चों को भी हो जाता है। फिर जिसकी जीभ बड़ी है, जो मैक्रोग्लोसिया, जीभ बड़ी है, मैक्रोग्लोसिया। तो ये सब है, मान लो किसी को बार बार जुकाम होता है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, और जो मुंह का कुछ स्ट्रक्चर है, तो ऐसे पेशेंट में ओएसए होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर मुझे ओएसए है कि नहीं ये कैसे पता लगाऊंगा? तो हम लोग असेस करते हैं, ये पेशेंट घर पे भी कर सकते हैं कि मुझे ओएसए है कि नहीं है। तो इसके एक स्कोरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप बैंक स्कोरिंग मॉडल। तो हमें 8 क्वेश्चंस पूछने हैं या देखने हैं, क्या स्नोरिंग होती है, यस और नो? क्या पेशेंट को टायर्डनेस फील होती है, थकान फील होती है दिन में, यस और नो? क्या किसी ने बताया है कि पेशेंट की रात को सांस रुक जाती है, जैसे मान लो वाइफ कह रही है कि हाँ पेशेंट की रात रात को सांस रुक जाती है। क्या पेशेंट को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या बीएमआई, मोटापा ज्यादा है, एज 50 से ज्यादा है, जो गर्दन का साइज है क्या 40 सेंटीमीटर से ज्यादा है, या जेंडर मेल है, मेल में ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चंस पूछने हैं, और 8 में से 3 क्वेश्चंस, तो 3 पे यस है, 3 या ज्यादा है, तो हाई रिस्क ऑफ ओएसए। ऐसे पेशेंट में
ज्यादा रिस्क है ओवैसी होने का। अगर किसी पेशेंट को हाई रिस्क ओवैसी है स्टॉप बैंक स्कोरिंग से, ऐसे पेशेंट को हमें कंफर्म करना है ओवैसी है कि नहीं। क्योंकि अगर पेशेंट को कंफर्म नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर होते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? पेशेंट ड्राउजी फील करेगा, बता दिया मैंने, इसकी वजह से मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है पेशेंट का। न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्फंक्शन, पेशेंट मेमोरी लॉस, स्किल काम नहीं कर पाएगा। मैं बता चुका हूँ, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब हो सकते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसमें कि प्रेशर बढ़ जाता है, लंग्स में प्रेशर बढ़ जाता है। फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा बढ़ता चला जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, और लिवर फेल हो जाना, स्पेशली महिलाओं में। जो लोग अल्कोहल नहीं पीते, अगर उनमें लिवर सिरोसिस हो रहा है तो एक कारण ये भी होता है। क्या? ओएसए पेशेंट। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर आप ओएसए को ट्रीट नहीं करेंगे तो कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी लकवा मार सकता है, मतलब स्ट्रोक हो सकता है, या आपको लिवर सिरोसिस हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मान लो आपने स्टॉप बैंक से देख लिया कि मुझे हाई रिस्क है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोस करने के लिए एक स्टडी होती है, इसको बोलते हैं स्लीप स्टडी, और जो टेक्निकल टर्म है वो होता है पॉलीसोमनोग्राफी। तो इसमें क्या होता है कि लीड लगाते हैं, सर में लीड लगाएंगे, ईईजी देख करते हैं कि ब्रेन कैसा फंक्शन कर रहा है। स्लीप, कौन सी स्लीप कितने ड्यूरेशन की है, नॉन रेम स्लीप कितने की है, रेम स्लीप कितने ड्यूरेशन की है, कब आ रही है, कितने परसेंट आ रही है। तो ये हमें पता लगता है ईईजी से। ईजी लीड लगाते हैं। फिर हम लोग चेस्ट बेल्ट, एब्डोमिनल बेल्ट, ऑक्सीजन देखने के लिए, खर्राटे देखने के लिए, कितना ऑक्सीजन, मतलब कितना हवा अंदर जा रही है, ये सब सेंसर हम लगाते हैं। तो ये सेंसर लगा के रात को सोना होता है, और रात भर रिकॉर्डिंग होती है कि आपकी सांस कितनी बार रुक रही है, कितनी बार कम हो रही है, कितने खर्राटे आ रहे हैं आपको, कितना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कितना सेचुरेशन कम हो रहा है, कितना बीपी कम ज्यादा हो रहा है। सारी रिकॉर्डिंग रात भर होती है। उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं, और देख के फिर ये चीजें देखते हैं कि स्लीप कैसी है आपकी, डीप स्लीप है, सुपरफिशियल, कच्ची नींद है, गहरी नींद है, कितनी नींद आ रही है आप, स्लीप एफिशिएंसी, कितनी बार जग रहे हैं आप। फिर एपनिया हाइपोपनिया, सांस रुकना और कम हो जाना, खर्राटे कितनी बार आ रहा है, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, हार्ट रेट, जो आपकी दिल की धड़कन है कम ज्यादा हो जा रही है, ब्लड प्रेशर, और लेग मूवमेंट्स। कोई कोई जो होते हैं नींद में पैर फेंकते हैं, तो कितना नींद में पैर फेंकते हैं, ये सब इसमें रिकॉर्डिंग होता है रात में। जब रात में रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो सुबह उठेंगे तो रिपोर्ट देते हैं। उसमें हम लोग ओएसए के लिए ईएचआई देखते हैं, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। तो 1 घंटे में कितनी बार एपनिया हुआ, कितनी बार हाइपोपनिया हुआ, तो उसको बोलते हैं एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। अगर 1 घंटे में 5 बार है या उससे कम है तो ये नॉर्मल है। अगर 5 से 15 बार हो रहा है 1 घंटे में एपनिया हाइपोपनिया, तो उसको बोलते हैं माइल्ड ओएसए। अगर 16 से 30 बार हो रहा है मॉडरेट, और सीवियर है तो मोर देन 30। अगर 30 बार से ज्यादा सांस रुक रही है या कम हो रही है 1 घंटे में, उसको बोलते हैं सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये होता है सीवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अब रिपोर्ट देख लिया आपने, आपको वैसे आ गया, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि क्या इसका कोई दवाई है? तो आंसर है, अभी तक कोई दवाई नहीं है जो वैसे पेशेंट को ठीक कर सके। ओके। अभी नया रिसेंटली एक दवाई आई है, लेकिन बहुत कारागार नहीं है, अभी इंडिया में तो आई भी नहीं है। तो मोटा मोटा कह दूं कि इसकी कोई टैबलेट, कोई मेडिकेशन नहीं होती जो आपका गला ब्लॉक होने से रोक सके, क्योंकि ये मसल्स का खेल है। मसल्स को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट ही है, दवाई नहीं है। कुछ पेशेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो नाक की हड्डी टेढ़ी है तो ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगा। मान लो किसी को टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा। तो कुछ पेशेंट में डेंटल मैनेजमेंट, मतलब किसी दांत टेढ़े मेढ़े हैं किसी के, तो वो सीधे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और लेकिन ये कुछ पेशेंट में ही रिक्वायरमेंट होती है। तो मेनली होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? सबसे पहले हम इंकरेज करते हैं पेशेंट को वेट लॉस करने के लिए, कि वेट कम करिए, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर मोटे लोगों में होती है, ओबीस पेशेंट में होती है। अगर पेशेंट वेट लॉस कर लेगा
उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आसान नहीं है। स्पेशली वैसे पेशेंट में जो ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, वो रेजिस्टेंट टाइप का होता है, वो जिद्दी टाइप का होता है, कम नहीं होता है वेट आसानी से। तो वेट कम करना है, लेकिन ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, ये ओनली ट्रीटमेंट नहीं है, हमें इसके साथ में और भी ट्रीटमेंट देना होगा। ओके, तो ट्रीटमेंट मेन क्या होता है इसका? पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन होती है, ये मशीन लगाते हैं। इसके तीन मोड होते हैं, सी पैप, ऑटो पैप और बायलेबल। तो ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्या होते हैं। तो ये ट्रीटमेंट कब रिकमेंड करते हैं? क्या सभी ओएसए पेशेंट में? आंसर है नहीं। अगर किसी को माइल्ड ओएसए, मतलब जो ईएचआई था, एपनी हाइपरटेंसिव इंडेक्स था, वो 5, वो 15 से कम है माइल्ड वाली कैटेगरी में, और कोई सिम्टम नहीं है पेशेंट को। सिम्टम मतलब पेशेंट को रात को, मतलब दिन में थकान नहीं हो रही है, स्लीपीनेस नहीं हो रही है, कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अगर पेशेंट का 15 से ऊपर ईएचआई है, तो सिम्टम हो चाहे ना हो, हमें पेप थेरेपी लगानी है, ये मशीन लगानी है। अगर पेशेंट को माइल्ड ओएस है, 5 से 15 के बीच में है, लेकिन सिम्टम है, तब फिर हमें ये मशीन लगानी। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें माइल्ड होता है, लेकिन उनकी जॉब ऐसी होती है जो बड़ी रेस्पॉन्सिबल जॉब होती है, जैसे कि पायलट है, ड्राइवर है। तो ऐसी जॉब वाले में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते कि पेशेंट को झपकी आएगी, क्योंकि झपकी आने का मतलब है कि बड़ा एक्सीडेंट। आप इमेजिन करिए, आप प्लेन में जा रहे हैं और पायलट को झपकी आ जाए, ट्रक जा रहा है, ड्राइवर को झपकी आ जाए, तो अपनी जान तो लेगा ही लेगा, बाकी बहुत लोगों की जान लेगा। तो अगर किसी का प्रोफेशन पायलट ड्राइवर है, अगर माइल्ड ओएसए भी है, ये चाहे 5 से 15 भी है, तब भी हमें ट्रीटमेंट देना है, तब भी हमें मशीन लगानी है। मशीन काम कैसे करती है? इस पर मैंने बताया था कि जो गला होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जो मसल्स होती हैं पीछे की तरफ खिसकती हैं और गला ब्लॉक कर देती हैं। तो जो मशीन होती है, इसमें नाक में या नाक और मुंह से एक मास्क लगाते हैं, और वो प्रेशर देती है। जब प्रेशर देगी, तो जो पार्ट हमारा जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, वो खुल जाएगा। ओके, तो एयरवे खुल जाएगा। तो उसको बोलते हैं न्यूमेटिक स्प्लिट, मतलब हवा से, हवा के प्रेशर से जो एयरवे कोलैप्स हो रहा था, जो हमारी सांस की नली ब्लॉक हो रही थी, वो खुल जाएगी, वो खुली रहेगी। तो रात को मशीन लगाएंगे तो हमारा एयरवे खुला रहेगा। जब एयरवे खुला रहेगा, तो नॉर्मल सांस अंदर जाएगी, सांस बाहर आएगी, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा, सांस रुकेगी नहीं। ओके, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कितना प्रेशर लगाना है। भाई मशीन में प्रेशर देना है, तो कितना प्रेशर देगा? ओके, मशीन काम कितना करेगी, क्योंकि मशीन महंगी आती है, 35-40 हज़ार रुपए की आती है। ओके, मशीन काम करेगी नहीं करेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एडवाइस करते हैं टाइट्रेशन स्टडी। टाइट्रेशन स्टडी क्या होती है कि जो मशीन आपको लगानी है ट्रीटमेंट के लिए, पहले वो मशीन लगा के हम लोग अपनी लैब में लगा के देखेंगे, और लगा के देखेंगे कि आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जैसे पहले आपका जो एपनिया हो रहा था वो कम हुआ कि नहीं हुआ, हाइपोपनिया कम हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, बीपी में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, स्लीप एफिशिएंसी, जो अब बार बार नींद खुल रही थी आपकी हाइपोपनिया की वजह से, एपनिया की वजह से, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको बोलते हैं टाइट्रेशन स्टडी। तो टाइट्रेशन घर पे भी कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल में करते हैं वो इस तरह से कुछ करते हैं। तो ये मशीन होती है, इसको बोलते हैं सीपैप मशीन, और मास्क के द्वारा नाक पे मास्क लगाते हैं, और ये मशीन प्रेशर फेंकती है अंदर। तो प्रेशर फेंकेगी तो जो हमारा गला चोक हो रहा था वो चोक नहीं होगा। तो हम सारी लीड्स लगाते हैं, ईजी लीड लगा रहे हैं, बेल्ट लगा रहे हैं, ऑक्सीजन का लगा रहे हैं, ताकि हम मशीन लगा के देख सके जो प्रॉब्लम पेशेंट को थी वो इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको बोलते हैं टाइट्रेशन स्टडी, अगर हॉस्पिटल में। तो मशीन लगाने के बाद हम क्या क्या देखेंगे कि हमारा स्लीप का जो एफिशिएंसी थी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, तो पेशेंट को गहरी नींद आ रही कि नहीं आ रही, जैसे मान लो पहले सुपरफिशियल नींद थी, उसको फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, स्नोरिंग खर्राटे कम हुए कि नहीं हुए, ऑक्सीजन कम हुआ कि नहीं हुआ, हार्ट रेट फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो
तो ये सब हम मॉनिटर करते हैं। जब मॉनिटर कर लेंगे और सेटिस्फाई हो जाएंगे कि प्रॉब्लम कम हो जा रही है, तभी फिर पेशेंट को सीपेप प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ये टाइट्रेशन घर पे भी कर सकते हैं। घर पे कैसे करते हैं? एक ऑटो पेप आता है। जैसे सीपेप दो टाइप के होते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर जो कि इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज में सेम प्रेशर देगा। एक होता है ऑटो पेप, तो ये प्रेशर चेंज कर देता है। अगर रिक्वायरमेंट हमारी प्रेशर की कम है तो कम प्रेशर देगा, अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा देगा। तो ऐसी मशीन को पेशेंट को घर के लिए दे देते हैं। घर के लिए दे देंगे तो पेशेंट लगाएगा कम से कम 7 से 14 दिन। तो 7 से 14 दिन लगाने के बाद में हम उसके डेटा निकालेंगे और देखेंगे कि 7 से 14 दिन निकालने के बाद में, लगाने के बाद में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो एपनी हाइपोपनिया तो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑक्सीजन में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और उससे एक प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो वो प्रेशर हमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। तो इसको घर के लिए होता है तो उसको बोलते हैं ऑटोपैथ। तो प्रेशर कम ज्यादा होता है, ये डिपेंड करेगा कितनी रिक्वायरमेंट। अब कौन सा बेहतर है, ऑटोपैथ या सीपैप? तो कौन सा बेहतर है? सीपैप में मैंने जैसे बताया था कि एक ही प्रेशर चलेगा। आपने लगा दिया, पूरी रात एक ही प्रेशर चलेगा, मान लो 8 का प्रेशर, 10 का प्रेशर, 12 का प्रेशर। ऑटोपैप में प्रेशर कम ज्यादा होता है। मान लो अभी 1 घंटे ज्यादा है, फिर रिक्वायरमेंट हुई तो बढ़ा देगा। मान लो पेशेंट ने करवट ले लिया, करवट लेने पे क्या होगा कि एयरवे में थोड़ा सा कम प्रेशर आएगा, तो कम प्रेशर देगा। तो चेंज होता रहता है। तो ऑटोपैप अच्छा है या सीपैप? स्टडीज कहती हैं कि दोनों की एफिकेसी बराबर है, मतलब दोनों सेम ही काम करते हैं। लेकिन अगर टॉलरेंस की बात की जाए, जो पेशेंट को पसंद आता है, जो इसकी जो पेशेंट को पसंद आता है वो होता है ऑटोपैप। तो दोनों ही सेम काम करते हैं, लेकिन ऑटोपैप की थोड़ी सी टॉलरेंस बेटर होती है। अदरवाइज इफिकेशियस दोनों होते हैं। एक दूसरी मशीन होती है, इसको बाईपैप बोलते हैं। तो बाईपैप, सीपैप में क्या है कि एक कांस्टेंट प्रेशर जा रहा है, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज में सांस लेने में और सांस छोड़ने में सेम प्रेशर जा रहा है। लेकिन बाई लेवल में क्या है, जैसे पता लग रहा है बाई लेवल मतलब दो प्रेशर जाते हैं। तो इंस्पिरेटरी फेज में ज्यादा प्रेशर जाएगा, एक्सपिरेटरी फेज में थोड़ा सा कम प्रेशर जाएगा। सांस लेने में थोड़ा ज्यादा प्रेशर जाएगा, सांस छोड़ने में कम प्रेशर जाएगा। तो कहाँ पे यूज होता है ये? जहाँ पे कि सीपैप और ईपैप काम नहीं करते, मतलब ज्यादा प्रेशर चाहिए तब है। जो ज्यादा प्रेशर चाहिए, मान लो किसी पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 20 सेंटीमीटर वाटर से ज्यादा है, ऐसे पेशेंट में बाईपैप लगाते हैं। ओएचएस पेशेंट, ओएचएस का मतलब होता है कि ओएसए के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जा रहा है, हाइपोवेंटिलेशन हो जा रहा है पेशेंट। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए हमें बाईपैप की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट में बाईपैप की जरूरत पड़ेगी। पेशेंट को सीओपीडी भी है साथ में, ओएसए भी सीओपीडी, ऐसे पेशेंट में बाईपैप जरूरत है। ओएसए विद न्यूरोमस्कुलर डिजीज, मान लो किसी काइफोसिस स्कोलियोसिस है, ढंग से सांस नहीं ले पाता है, ऐसे पेशेंट में सांस एडप्ट करने के लिए, वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए बाईपैप जरूरत पड़ती है। सेंट्रल स्लीप एपनिया, जिसमें कि गले की प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन से ही सिग्नल नहीं आ रहा है सांस लेने का, तो ऐसे पेशेंट में बाईपैप लगाते हैं। तो बाईपैप में दो प्रेशर होते हैं। अब आता है इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या होता है? जो मास्क हम लगाते हैं, मशीन हो गई जो प्रेशर देगा, पाइप हो गया जिससे प्रेशर आएगा, और एक होता है मास्क। तो मास्क कौन सा लगाना है? तो मास्क कौन सा लगाना है बेस्ट रहता है? नेजल मास्क। ये नेजल मास्क है जो केवल नाक कवर करेगा। तो ये है नेजल प्लो। नेजल प्लो क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन देते हैं नेजल प्रोंग से, इसी तरह के दो निकले हुए होते हैं और ये नाक के अंदर चले जाते हैं। तो नाक के अंदर चले जाते हैं, फिर पीछे से ये बांध देते हैं। तो ये काफी कंफर्टेबल होता है। मतलब इसमें जैसे जो मास्क लगाते हैं तो नाक में क्या है, प्रेशर लगता है नाक के ऊपर, अनकंफर्टेबल होता है। अगर नेजल प्लो लगा लेंगे तो काफी कंफर्टेबल होता है, क्योंकि नाक पे प्रेशर नहीं आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर प्रेशर रिक्वायरमेंट कम है तभी ये लगा सकते हैं। मतलब प्रेशर रिक्वायरमेंट अगर 10 तक भी है तो नेजल प्लो अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू नेजल मास्क। तो ये लार्ज, मीडियम, स्मॉल साइज में आता है कि आपकी नाक के साइज कितना है। फिर
एक होता है ओरोनेजल, जिसमें कि जो पेशेंट मुंह से सांस ज्यादा लेते हैं, मतलब रात में सोते सोते मुंह से सांस नहीं लेते हैं, तो अगर नाक वाला लगाएंगे तो मुंह से सारी एयर बाहर निकल जाएगी। ऐसे में नाक और मुंह दोनों को ढकना है। ऐसा लगता है ओरोनेजल मास्क, जिससे नाक भी ढक जाए और हमारा ये मुंह भी ढक जाए, ओरोनेजल मास्क। तो कौन सा यूज करना चाहिए? तो मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो होता है नेजल मास्क। तो नेजल मास्क, क्योंकि नेजल जो देते हैं वो कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मुंह, मतलब मुंह से हम लोग बात कर सकते हैं, कभी कुछ खाना हो तो खा सकते हैं, मान लो बलगम आना है, थूकना है, तो सब कर सकते हैं। तो नेजल मास्क सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन मास्क में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? ज़्यादातर डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे बताया था कि नाक पे अल्सर हो जाते हैं, रैश हो सकते हैं, और नाक पे प्रेशर से जाता है तो इससे नेजल कंजेशन, कभी कभी कान में दर्द, ईयर पेन, मुंह का ड्राइनेस हो जाता है, आंखों में आता है प्रेशर तो आई इरिटेशन। और जो हवा अंदर जाती है वो पेट के अंदर भी जाती है, जिससे क्या है कि पेट भी फूल जाता है। और ईयरली, मतलब मास्क लगा रहे हैं, अगर मास्क ढीला रह गया तो सारी ईयर निकल जाती है ईयरली। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि अगर हम मशीन लगा रहे हैं तो कितने घंटे मशीन लगानी चाहिए? तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि जितनी देर आप सो रहे हैं रात को, उतना आपको मशीन लगा के सोना है। तो मिनिमम 7 घंटे एक रात में लगाना चाहिए रोज। अगर आप दिन में सो रहे हैं तो दिन में ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन रात में आपको लगा के ही सोना है, मिनिमम 7 घंटा, तब उसका बेस्ट इफेक्ट आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि कब तक लगाना है हमें, महीना, 2 महीना, 4 महीना? तो मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, क्योंकि मसल्स कमजोर है, कोई क्या कर सकता है। तो ऐसे में पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लगाना है, सीपैप मशीन लाइफ लॉन्ग लगाना है। और विश्वास करिए कि एक बार पेशेंट लगाना स्टार्ट कर देगा ना, तो पेशेंट को इतना अच्छा लगेगा कि कभी रोक ही नहीं पाएगा अपने आप। फिर यूजली पेशेंट क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं 2-3 दिन नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा, मान लो मुझे कहीं जाना है, मान लो बम्बई जाना है। तो उनको बता दूं कि जिस दिन सीपैप नहीं लगाएंगे उस दिन आपको खर्राटे भी आएंगे, सांस भी रुकेगी, रात को नींद खुलेगी और दिन में आपको नींद आती रहेगी। तो कंडीशन जो अभी है, अगर सीपैप नहीं लगाएंगे तो फिर से वही हो जाएगी। सीपैप लगा लेंगे तो आराम हो जाएगा। तो हमें जब भी बाहर जाना है, आप मशीन लेके जाइए। मशीन एक छोटी सी मशीन होती है, उसको आपको कहीं भी जाएंगे लेके जाना पड़ेगा। फ्लाइट में भी अलाउ है, फ्लाइट वाले अलाउ करते हैं। तो हमें लेके जाना पड़ेगा मशीन, तो हमें रोज लगाना है। फिर कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं मोटा हूं, अगर वेट लॉस कर दूंगा तो क्या मशीन छूट जाएगी? जी नहीं, मशीन नहीं छूटेगी यार। क्योंकि वेट लॉस कितना भी कर लेंगे लेकिन फिर भी आपको वैसे रहेगा ही। आपकी जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। जो सीपेप से प्रेशर, मान लो आप 12 का प्रेशर दे रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट 10 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। लेकिन रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए ऐसा कभी नहीं होता है। रेयरली कभी कभी हो सकता है कि बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाए, तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो पेप थेरेपी लगानी ही पड़ेगी। तो एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि ये एक अंकल हैं जो सीपेप जो लगा रहे थे 6 घंटे से ज्यादा, और 3 महीने लगाने के बाद में इनका जो डायबिटीज था वो कंट्रोल हो गया, ब्लड प्रेशर था वो कंट्रोल हो गया, जो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस थी, दिन में झपकी आती रहती थी, उसमें आराम हो गया। और वो इतने खुश हुए इस ट्रीटमेंट से, 3 महीने के अंदर अंदर सारा जो पेशेंट की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई। तो पेशेंट जानते हैं क्या कहा? कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, पता नहीं मैं अब तक कैसे जी रहा था। तो इतना अच्छा इफेक्ट आता है, अगर आप सीपेप यूज कर लेंगे तो आप इतने खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं नरक से स्वर्ग में आ गया हूँ। इतना इफेक्टिव होता है, क्योंकि रात को नींद अच्छी आएगी तो दिन अच्छा निकलेगा, आप अच्छा फुर्तीले से काम करेंगे। और ध्यान रखना कि पेशेंट्स तो खुश होता ही होता है, उसकी वाइफ भी खुश होती है। क्योंकि पहले क्या है कि पेशेंट खर्राटे की वजह से पेशेंट की जो वाइफ होती सो नहीं पाती थी। तो खर्राटे लगे तो कैसे सोएगी? लेकिन सीपेप लगाने के बाद में पेशेंट की वाइफ अच्छे सो सकती है, उसकी भी लाइफ चेंज हो जाती है। ओके।
और क्या फायदा है? कभी जैसे आपका खबर पड़ा होगा कि झपकी आने से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने में पेशेंट तो मतलब होगा ही होगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ में कितने लोगों को मारेगा वो। तो ऐसे पेशेंट में अगर सीपैप लगा देंगे तो हजारों लोगों की जान बच सकती है। तो पेशेंट की जान तो बचेगी ही बचेगी, उसकी वजह से होने वाले जो पेशेंट हैं वो उनकी भी जान बच जाएगी। तो इतनी अच्छी थेरेपी है। तो अगर समराइज करूं तो ओएसए पेशेंट में सीपैप थेरेपी बहुत ही कारागार है। अगर लगाएंगे तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन सीपैप देने से पहले उनको काउंसलिंग करनी है कि पेशेंट को सीपैप क्यों लगाना है, कितने रुपए का आना है, कब लगाना है, क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना है उनको कि नाक में अल्सर हो सकते हैं, ड्राई ईयर हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है। और पेशेंट को क्या बताना है जो वैसे पेशेंट है कि वेट लॉस करना है, एक्सरसाइज करनी है, अल्कोहल नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी है। जिस दिन शराब पिएगा उस दिन उसके गला चोक होने के चांस ज्यादा रहेंगे। ओके, शराब नहीं पीनी है। पैप थेरेपी जरूर से यूज करनी है, सी पैप यूज करना है। जब भी पेशेंट सोएगा सी पैप लगा के सोएगा, जिससे कि ओवैसे उसका पेशेंट का रिलीफ हो जाएगा। रेगुलर फॉलो अप, एक बार मशीन लगा के या मशीन दे के अब भूल नहीं जाना है। हर 3 महीने से 6 महीने पे उसको फॉलो अप करना है, पूछना है कि क्या हाल है, लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। ओके। और जो प्रॉब्लम है उसको ट्रबल शूट करना है, पूछना है क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिर उसका निदान करना है, तभी पेशेंट लगाएगा। तो विश्वास करिए कि वैसे पेशेंट अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो बहुत भयानक कॉम्प्लिकेशंस हैं। कभी मृत्यु हो सकती है, कभी हार्ट अटैक आ सकता है, बीपी कंट्रोल नहीं होगा, शुगर कंट्रोल नहीं होगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कभी भी लकवा मार सकता है। अगर ट्रीटमेंट ले लेंगे, सीपैप लगा लेंगे, तो लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाएगी। नरक से स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, इस तरह का हो जाएगा। तो इन शब्दों के साथ में थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप दूसरों के साथ में शेयर करिएगा, जिससे और लोगों का फायदा हो सके। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।